आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2019 में शिक्षक में पूछे गए विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। यहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं आप खुद देख लेंगे, और इसको कितना इजी आया है या कितना कठिन आया है ये आप पे निर्भर करता है देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है, धातु ऊष्मा का अच्छा चालक होता है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, उनमें परमाणु सामान्यतः दूर होते हैं, उनके परमाणु लगातार टकराते हैं, इनमें परावर्तक सतहें होती हैं। साथियों, जब भी आपको धातु की बात करते हैं तो हमेशा हम पढ़ते हैं कि धातु उसे कहते हैं जिसमें चमकदार हो, पीटने पर तन्यता हो, प्रत्यास्थता हो, है ना। इस प्रकार से। और साथ ही साथ हम जब इसकी परिभाषा जब विज्ञान के रूप में पूछते हैं तो जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो उसे हम धातु कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, मुक्त मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इसमें ये ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। चाहे विद्युत का चालक हो चाहे ऊष्मा का चालक हो, ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इस कारण इसका चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस में जब एक वस्तु लेंस से u दूरी पर रखा जाता है, उसमें v दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस की फोकस दूरी f है। तो उसके संबंध को हमको बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे u, v और f के बीच जो संबंध है वो किस प्रकार से बनेंगे, इसको हमको बताना है। तो यहाँ पे दिया है u बड़ा होगा f से और f बड़ा होगा v से, मतलब वस्तु बड़ा होगा फोकस से और प्रतिबिंब छोटा होगा फोकस से। यहाँ पे वैसे दिया है, यहाँ पे u और v दोनों से कम है, u और v दोनों से कम है, u और v दोनों से अधिक है, मतलब ये दोनों से अधिक है या दोनों से कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, u और v दोनों से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 84 नंबर का, एक प्रेरक का डीसी परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात ओम में होगा। तो यहाँ पे दिया है 0, ओमेगा एल, 1/ओमेगा एल और अनंत दिया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन लिया गया है साथियों 84 नंबर का ए। अब ये कैसे होता है आपको बताना चाहूँगा कि एक तो प्रत्यावर्ती धारा होता है एसी, इसको बोलते हैं दिष्ट धारा, ठीक है। ये दिष्ट धारा हो गया, एक एसी होता है। जब एसी परिपथ में प्रेरकी प्रतिघात लिया जाता है तो यहाँ पे एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल, मतलब यदि इसी को पूछ देते एसी परिपथ में प्रेरकी प्रतिघात क्या होगा, तो यहाँ पे बी नंबर आता। क्या आता? बी नंबर। ये किसी का नहीं है। और इसी को हम संधारित्र में पूछ देते, संधारित्र का प्रेरकी प्रतिघात एसी में पूछते, या सॉरी एसी में नहीं, डीसी में पूछते। डीसी में पूछते तो आपका अनंत आता। क्या आता? अनंत। डीसी में पूछते तो संधारित्र का प्रेरकी भाग कितना आता? अनंत आता। और एसी में पूछते तो संधारित्र का प्रतिघात जो होता है वो होता 1/ओमेगा सी। क्या होता? ओमेगा सी। तो ये होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ये होता है डीसी के लिए, संधारित्र के लिए। उसी प्रकार से प्रेरकी प्रतिघात के लिए यदि डीसी में पूछा है तो 0 होगा और एसी में पूछता तो ओमेगा एल होता। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 85 नंबर का, जब 0 अंश पर 1 किलोग्राम बर्फ को 50 अंश सेल्सियस पर 9 किलोग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी ताप होगा। तो ये देखा जाए तो साथियों थोड़ा सा अलग है, और इसको निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, तो कुछ प्रकार से निकालेंगे। चलिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो किलोग्राम को पहले ग्राम में आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे 1000 ग्राम हो जाएगा आपका बर्फ के रूप में, बर्फ का
1000 ग्राम हो जाएगा और 01 सेल्सियस हो जाएगा। उसी प्रकार से पानी का हम देखते हैं तो यहाँ पे 9 ग्राम दिया है तो ये 900 ग्राम हो जाएगा, सॉरी 9000 ग्राम हो जाएगा। और इसमें जो अंश दिया है 50 अंश सेल्सियस दिया है। तो इसका फार्मूला है साथियों, थोड़ा सा फार्मूला निकालेंगे। तो मान लीजिए हम जो है बर्फ़ को यहाँ, पानी को यहाँ मान लेते हैं, पानी को, और यहाँ पे बर्फ़ को मान लेते हैं, क्योंकि पानी बर्फ़ जो ज़्यादा ठंडा होगा तो ये उष्मा लेंगे और ये उष्मा देंगे, है ना। तो M1 यहाँ पे S1 और डेल T यहाँ पे हम M2 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं, और यहाँ पे यहाँ पे L रहेगा प्लस M2 H2 मान लेते हैं, अब केवल जानकारी के लिए, ठीक है। यहाँ पे L जो है बर्फ़ का गुप्त उष्मा होता है, बर्फ़ की गुप्त उष्मा होता है 80 किलो कैलोरी, नहीं ये बर्फ़ का गुप्त उष्मा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है पानी का 1000 ग्राम, नहीं 9000 ग्राम है, गुना ये नियतांक होता है साथियों, नियतांक जो है 1 होता है, इसमें नियतांक कितना होता है 1 होता है, और डेल टी मतलब उष्मा में परिवर्तन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 50 अंश सेल्सियस है और -0 है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करें, परिवर्तन करेंगे, मतलब ये पानी जो है उष्मा लेंगे, ठीक है। तो 0 अंश सेल्सियस रहता है उसमें लेंगे, उसमें घटा देंगे, ज़्यादा है उसमें। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 1000 ग्राम है, और यहाँ पे गुप्त उष्मा कितना होगा बर्फ़ का 80 किलो कैलोरी, प्लस यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे भी कितना होगा 1000 होगा, 1000। उसके बाद साथियों यहाँ पे S1 S2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद डेल टी मान जो है यहाँ पे साथियों कितना हो जाएगा, यहाँ पे T-0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे T, क्योंकि ये लेंगे बर्फ़ जो है उष्मा देंगे नहीं, लेंगे, इसलिए T- कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पे साथियों T रहेगा, सॉरी T रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इनका गुना इनके साथ करेंगे तो 45000 हो जाएगा यहाँ पे, अब ये -T हो जाएगा 9000 T बराबर। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये 80000 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 1000 गुना T करेंगे और यहाँ 0 को 0 हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा ये 1000 T। अब यहाँ पे साथियों सभी में देखेंगे यहाँ पे 1 0 और लग जाएगा, 1 0 और लगेगा, तो सभी में 0 0 को हटा देते हैं, तो लगभग जो है यहाँ से 1000 से हम भाग दे देते हैं, तो 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, 450, 3 0 हट जाएगा, यहाँ पे 3 0 प्लस 9T हो जाएगा, माइनस है ये, -9T हो जाएगा बराबर। यहाँ पे 3 0 हटेगा तो 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 0 हट जाएगा 1000 से, तो यहाँ पे केवल T रहेगा। अब पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो T प्लस 9T हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी साथियों जब इसको लेके आएंगे तो बराबर 450 माइनस 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10T हो जाएगा, और यहाँ पे साथियों 370 हो जाएगा। T बराबर पक्षांतर करेंगे 370/10 होगा, 0 0 कैंसिल होगा, T बराबर कितना आ जाएगा 37 अंश। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर का क्वेश्चन का आंसर साथियों यहाँ पे 25 वाट दिया है। अब 25 वाट किस प्रकार से आता है हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साथियों यहाँ पे 220 वोल्ट 100 वाट के एक बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत के साथ जोड़ा गया है। बल्ब द्वारा व्यय की गई ऊर्जा निकालना है हमको। क्या निकालना है? ऊर्जा निकालना है हमको। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे साथियों V बराबर कितना दिया है, वोल्ट बराबर कितना दिया है 220, और ये वाट दिया है, मतलब क्या हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा 100। क्योंकि यहाँ पे सबसे हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिरोध निकालना होगा। तो P बराबर कितना होता है, V² बराबर बटे R होता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध निकालेंगे तो V² बटे P हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे आप देखते हैं तो R बराबर V मतलब कितना हो गया, 220 हो गया, 220 गुना 220 हो जाएगा, बटे यहाँ पे पावर कितना है
ये 100 है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 22 गुना करेंगे तो 484 आ जाएगा। ये प्रतिरोध निकल गया, क्योंकि वह हमको निकालना है ना। आगे हम देखेंगे तो जैसे यहाँ पे ओल्ट दिया हुआ है ना, ओल्ट दिया हुआ है साथियों, तो V बराबर हो जाएगा 110 और प्रतिरोध हमने निकाल रखा है 484 और हमको P निकालना है, तो P डैश दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे P लिखा है, इसको निकालना है। तो P डैश बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटे कितना होता है R, तो हम यहाँ रखेंगे साथियों, मान यहाँ निकाल देते हैं। तो V स्क्वायर का मान कितना है 110 गुना 110 हो जाएगा, बटे R का मान कितना है 484 ये हो जाएगा, बराबर P डैश बराबर, अब इसको भाग देंगे, इसको पहले तोड़ देते हैं। 110 ये 22 गुना हम 22 किए थे, यहाँ पे 22 गुना 22 किए थे, सब इसे तोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। उसके बाद P डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 10 बटा, तो ये 100 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा P डैश बराबर 4 25 में 100 हो जाएगा। तो कितना आया साथियों, 25 वाट आया, क्योंकि ऑप्शन नंबर भी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथी ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 91 नंबर का, तो यहाँ पे आप देखेंगे वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के द्वारा प्रभावित नहीं होता। पहला ये इसमें मतलब ये इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन, इनमें किसको परिवर्तन करने के बाद जो है ध्वनि का वेग परिवर्तन नहीं होगा। जैसे वायु में आर्द्रता, वायु का ताप, वायुमंडलीय दाब, वायु की संरचना। तो साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो वायु की आर्द्रता, जैसे वायु जैसे सूखी और नमी है, तो नमी जो होता है इसमें ध्वनि के वेग बढ़ जाता है, और सूखी में जो शुष्क हवा है उसमें इसकी ध्वनि कम होता है। तो वायु की आर्द्रता यदि नमी बढ़ जाती है, परिवर्तन हो जाता है शुष्क, तो इसमें ध्वनि का वेग बदल जाएगा। वायु का ताप, वायु के ताप बढ़ने से 1 अंश सेल्सियस बढ़ने से भी ध्वनि का वेग में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे देखिए वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब में यदि सम ताप हो, ताप समान हो, तो वायुमंडलीय दाब कितना भी हो, इसमें ध्वनि का वेग परिवर्तन नहीं होता। वायु का संरचना जो अभी बताया हूँ वही है, जो वायु का ताप, नमी, ये सब चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही आंसर होगा। वायुमंडलीय दाब को यदि बदल भी जाए, परिवर्तन भी कर दिया जाए, तो वायु में ध्वनि का वेग परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (93) नंबर का। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए NH4+ H2O H3O+ HF एवं OH- को अम्लीय प्रकृति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे तो कुछ तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रबल क्षार होता है, बेस होता है। तो ये अब ये क्षारीय तो नहीं है, तो सबसे पहले यही रहेगा, ये क्षार है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल ये पहले दिया है, यही प्रबल क्षार होता है। उसके बाद उदासीन होता है ये वाला, तो ये उदासीन भी दिया हुआ है आगे, तो और कहीं नहीं दिया है, तो सीधे सीधे इसी को आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो बाकी तो दिया नहीं है। तो एकदम सिंपल ये आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी को हमको समझना है कि वाकई में ये अम्लीय प्रकृति बढ़ते क्रम में कैसे है। तो ध्यान रखिएगा, जो यौगिक कह सकते हैं जितनी आसानी से प्रोटॉन देता है, मतलब H+ प्रदान करता है, किसी को दे देता है, वह उतना ही प्रबल जो है अम्लीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे H2O क्या है आपका, उदासीन है, ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है साथियों 4 हाइड्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है ना। तो ये 6 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का 7 होता है, नाइट्रोजन का 7, तो 2 और ये 5। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 3 हाइड्रोजन है, तो ये
3 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट करेगा तो कितना हो जाएगा 2 8 कंप्लीट कर लेगा ये, तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो पूरा कंप्लीट करने के कारण ये क्या हो गया आपका स्ट्रांग हो गया, मतलब ये आसानी से हाइड्रोजन नहीं छोड़ेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद मतलब कम अम्लीय है मान के चलिए, मतलब ये दुर्बल है, वीक अम्लीय है। उसके बाद HF को देखते हैं तो HF का फ्लोरीन का कितना होता है 9 होता है, तो 2 और 7 होगा। तो ये जो साथियों एक हाइड्रोजन बिल्कुल ले लेगा और अष्टक पूर्ण कर लेगा, तो ये थोड़ा सा इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा कमज़ोर होगा, मतलब ये थोड़ा सा प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल, इससे प्रबल अम्ल होगा, इसलिए आगे लेके गया है। अब यहाँ पे हम देखें H3O+ को हम देखते हैं, तो यहाँ पे साथियों H3+ को हम तोड़ेंगे तो H2O प्लस H+ में ये जुड़ जाएगा, मतलब ये आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है। तो जितना जो यौगिक जितना आसानी से हाइड्रोजन प्लस या प्रोटॉन दे देता है वो उतना ही स्ट्रांग होता है अम्लीय में। तो ये तो आसानी से दे रहा है, ये पकड़ के बैठा है, ये भी पकड़ के बैठा है, ये तो उदासीन है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को 94 का। निम्न में से कौन सा रोग रूबेला विषाणु से होता है? हैजा, क्षय रोग, खसरा रोग या डिप्थीरिया? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, खसरा रोग रूबेला विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजातीय गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र सहित निम्न में से किस अवस्था में विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्च अवस्था फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित हरित गृह प्रभाव गैसों को हरित गृह कारक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहने का अर्थ है जो हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उससे घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरो पहले रहेगा, फिर ओजोन रहेगा, फिर N2O रहेगा, फिर CH4 रहेगा, फिर CO2, मतलब CO2 सबसे लास्ट में रहेगा। सबसे ज़्यादा क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, आपको प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि हरित गृह प्रभाव को प्रभावित करने वाला मुख्य गैस कौन सा है, या ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इनमें से जो भी दिया रहेगा आप देख सकते हैं कौन सबसे ज़्यादा कारक है। यदि ये नहीं दिया है तो ओजोन रहेगा, यदि ये नहीं दिया है तो N2O होगा, यदि ये नहीं दिए हैं तो ये रहेगा। तो इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। दो समानांतर समतल के बीच सुस्पष्ट कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो मैं आपको बताया था कि इसको निकालने का बेस्ट तरीका है 360/θ -1 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दो समानांतर कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो 360 बटे कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 0 और 9 चौक 36 है ना। सॉरी, दो समानांतर मतलब अनंत होगा, सॉरी, दो समानांतर मतलब कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। जब 360/θ को अनंत से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? इसमें अनंत ही आएगा। कितना आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। सॉरी मैं गलत बता रहा था, अनंत हो जाएगा। इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे कितने बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 106 नंबर क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है, तो मैं भी इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, इसको विलोपित कर दिया गया है। अब देखते हैं साथियों 107 नंबर का। एक झील में प्राणी प्लवक कौन से पोषक स्तर पर पाए जाते हैं? प्रथम पर, द्वितीय पर, तृतीय पर या चतुर्थ पर? साथियों यहाँ पे जो देखेंगे जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, है ना, ठीक उसी प्रकार से प्राणी प्लवक पोषण स्तर होता है, जिससे उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। पहले होता है उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो इसी में जो प्रथम उपभोक्ता होती है उसी को द्वितीय पोषक स्तर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। जो उत्पादक होता है उसको प्रथम पोषक स्तर माना जाता है, और उपभोक्ता जो उत्पादक होते हैं, है ना, उपभोक्ता होते हैं प्रथम उपभोक्ता, उसको द्वितीय पोषक स्तर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा।
अब देखिए यहीं पे एक कंप्यूटर में इंटरनेट द्वारा अपने कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को कहते हैं। एक कंप्यूटर है आपके पास, जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर है, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र करूंगा, मतलब मैं वहां से इंटरनेट के माध्यम से अपने कंप्यूटर में लेके आऊँगा। जैसे कोई सिलेबस हो गया, कुछ भी हो गया, मैं उसको अपने कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं उसको डाउनलोडिंग करता हूँ, तभी मेरे कंप्यूटर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। यह प्रतिकर्षण किस कारण से है? केवल घर्षण के कारण, केवल स्थिर वैद्युत बल के कारण, केवल चुंबकीय बल के कारण। तो साथ ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल जिसे लिखा है यहाँ पे तो ये नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो ये तो चुंबकीय बल के कारण हो सकता है या तो स्थिर विद्युत बल के कारण हो सकते हैं। दोनों के कारण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने, मैंने 15 क्वेश्चन आपके सामने रखा जो कि 2019 में पूछे जा चुके हैं। कितना इजी टाइप का क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसी प्रकार से अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका 15 में 15 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। बाकी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप जो है बाकी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।